ओके एवरीवन, ये हमारा सेकंड लेक्चर है साउंड चैप्टर का। इससे पहले का लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट लेक्चर का जो भी लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या यहाँ पे कोई आई बटन दे दूँगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक चीज़ कर दूँगा या दोनों कर दूँगा। तो पहले आप लेक्चर वन देख लेना, उसमें साउंड का क्या है इंट्रोडक्शन मैंने दिया हुआ है। उसमें क्या क्या बताया है कि साउंड होता क्या है, उसकी डेफिनेशन की बात की है, साउंड प्रोड्यूस कैसे करते हैं उसकी बात की गई है, और अलग अलग बॉडी के कौन कौन से पार्ट वाइब्रेट करते हैं इसकी भी बात मैं कर चुका हूँ, और वाइब्रेशन कैसे किया जा सकता है इसकी भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को प्लीज़, लेक्चर वन नाम से है साउंड का, तो उसको देख लेना। ओके नाउ अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, क्या कुछ मतलब कि ऑब्जेक्ट है, कह लो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, और उनका कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बात करूँ, ढोलक हो गया, तबला हो गया, ड्रम हो गया, तो इसका कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है? सिंपल थिंग इज़ दैट उनके पास मेम्ब्रेन होती है ना। जैसे ढोलक की बात की जाए तो मेम्ब्रेन होती है, उसको हम ऐसे बीट करते हैं, तो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन इन सब का क्या है, वो वाइब्रेटिंग पार्ट होता है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या होता है, मृदंगम, मृदंगम क्या होता है, और बोंगोस, ये क्या है, ये भी एक तरीके से देखो, ये थोड़ा सा ना कहीं ढोलक की तरह होता है, ये किसी तरह ड्रम की तरह होता है। फर्स्ट फ़र्क क्या होता है, जो उसकी मेम्ब्रेन होती है राइट, तो काफ़ी थिन होती है एज़ कम्पेयर टू द ढोलक या तबला। उनके कंपैरिजन में इनका जो क्या कहते हैं मेम्ब्रेन होते हैं काफ़ी थिन होती है, इसलिए हम स्किन बोलते हैं, स्ट्रेच्ड स्किन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम गिटार की बात कर ले, वॉलिन, वीणा, सितार, संतूर, सरोद। अब ये थोड़ा कम सुनते हैं, और पियानो। तो इनमें क्या होता है, सिंपली कौन सा पार्ट वाइब्रेटिंग होता है, वायर्ड जो होती है, जो स्ट्रेचड स्ट्रिंग होती है वो होती है। उसके बाद हम फ्लूट की बात करें, शनाई की बात करें, हारमोनियम की बात, और क्लैरिनेट होता है। क्लैरिनेट क्या होता है, ये सारे क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिनको हम ब्लो करके क्या कहते हैं साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें वाइब्रेटिंग पार्ट क्या होता है, एयर कॉलम होता है, जो मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया कि एयर कॉलम क्या होता है ना। उसके बाद ट्यूनिंग फॉक होता है। ट्यूनिंग फॉक क्या होता है, कुछ इस शेप का होता है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो इसका याला पार्ट वाइब्रेट करता है, इसको हम बोलते हैं प्रॉन्ग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉन्ग्स। और ह्यूमंस में पता है कि वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे किसकी, मतलब कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उनके वाइब्रेटिंग पार्ट की। अब हम थोड़ा नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलेंगे बेटा, कि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ह्यूमंस में साउंड प्रोड्यूस होता है राइट। तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, अभी हमने बात कर ली कि ह्यूमंस में वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस करता है साउंड, बट कैसे करता है साउंड प्रोड्यूस, हम इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमें पता भी होना चाहिए इंसान होने के नाते कि हमारे वोकल कॉर्ड्स दैट इज दिस कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है बेसिकली, है ना। तो हेडिंग अपनी रहेगी क्या, साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस राइट। तो जैसा मैंने बताया कि हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बना दे रहा हूँ पूरा डायग्राम। तो जो हमारे एक्चुअली क्या जो पूरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं लैरिंग्स बोलते हैं, या कह लो उसका दूसरा नाम हमारा क्या है, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। और इस वॉइस बॉक्स के अंदर ही हमारा वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो मैं उनका बस डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। तो जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वी शेप में होते हैं, कुछ हद तक वी शेप में होते हैं। इसका डायग्राम बना रहा हूँ, आप देखते रहिएगा। आप भी बना सकते हैं, बनाना चाहे साथ साथ में। तो डायग्राम जैसे बना रहा हूँ वैसे बनाओ, बस रफ डायग्राम बना रहा हूँ, बहुत टिपिकल नहीं है, और ये एग्ज़ाम में भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ये आप डायग्राम अपने
स्कूल के एग्ज़ाम में बना सकते हैं बच्चों। तो मैं यहाँ पे मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको। तो देखिए अब ये जो शेड किया मैंने ब्लैक से, ठीक है, ये क्या होता है, हमारे वोकल कोड्स होते हैं और इनके बीच में गैप होता है, स्लिट, राइट, गैप होता है वेरी फाइन, मतलब कि आप किसी ब्लेड से कट मार दो ना, उतना गैप होता है। आपको भले इतना बड़ा गैप दिखाया मैंने, एक्चुअली क्या है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने उसको बहुत मैग्नीफाई करके बनाया है वोकल कोड्स को, राइट। तो इसमें बात कीजिए, ये हमारा क्या है, लैरिंग्स है। क्या है, लैरिंग्स। लैरिंग्स का मतलब वॉइस बॉक्स है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं। और जो ये वाले पार्ट है शेडिंग वाला ब्लैक वाला, ये क्या होता है, वोकल कोड होता है। क्या, वोकल कोड्स बोलते हैं, या इसको वोकल फोल्ड भी बोल सकते हैं हम लोग, फोल्ड, फोल्ड नहीं, फोल्ड बोल सकते हैं, ठीक है। इनके बीच में जो गैप है वी शेप का, आई अगेन रिपीट कि बहुत ही नैरो होता है, इनके बीच में गैप बहुत ही कम होता है। मतलब कि एक ब्लेड मार दो किसी कागज़ के ऊपर, जितना गैप होता है उतना ही गैप होता है। वो बस समझाने के लिए मैंने कि आपको बड़ा गैप दिखा दिया। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस गैप को क्या बोलेंगे हम, स्लिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्लिट बोलेंगे, स्लिट। ये एक्चुअली क्या है, ओपनिंग होती है वेरी फाइन सी, तो ये स्लिट हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि ये हमारा लैरिंग्स है और ये स्लिट है और ये हमारे क्या है, वोकल कॉर्ड्स हैं। तो इस स्लिट के थ्रू ही एयर आती है और हमारे क्या, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, तब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो इन ह्यूमंस इंसानों में क्या होता है, इन ह्यूमंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग vocal cords present in voice box, जिसको हम लैरिंग्स भी कहते हैं, राइट। और ये कहाँ पे होता है, हमारे विंड पाइप के ऊपर होता है वॉइस बॉक्स, राइट। सो ओके, प्रेजेंट इन वॉइस बॉक्स which is present in upper end of विंड पाइप। क्या, जो हमारे हवा की नली होता है विंड पाइप, इसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया भी बोलते हैं। तो ट्रैकिया के ऊपर बोलो, विंड पाइप के ऊपर हमारा वॉइस बॉक्स होता है और वॉइस बॉक्स के अंदर ही वोकल कोर्ड्स होते हैं, वो ही वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शंस का हो गया। अब हम बात करते हैं कि कैसे वर्क करता है, कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। एक्चुअली जो साउंड प्रोडक्शन का मैकेनिज्म क्या है, तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है। तो वर्किंग क्या होता है, जैसे ही हम बात करना स्टार्ट करते हैं, स्पीक करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे लंग से फोर्सफुली एयर जाती है विंड पाइप के थ्रू, हमारे विंड पाइप के थ्रू वो वॉइस बॉक्स में जाती है। वॉइस बॉक्स में जाने का मतलब अल्टीमेटली वो स्लिट से होके निकलती है फोर्सफुली एयर, और इन दोनों पार्ट को वाइब्रेट करवाती है, राइट। तो जैसे कि यहाँ से एयर निकली और ये दोनों पार्ट, बहुत छोटा सा नैरो गैप होता है, इसीलिए क्या करते हैं वॉइस बॉक्स, वॉइस वोकल कोड्स हमारे क्या करते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं, ठीक है। जिसको मैं लिख भी देता हूँ। सो व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं, सो लंग्स फोर्सेस एयर थ्रू द स्लिट between vocal cords due to which vocal cords vibrate and sound is produced। तो वही बात मैंने बोली, जब हम बात करेंगे तो फोर्स से काफ़ी हमारे
एयर आएगी, स्लिट के थ्रू पास होगी, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। सिंपल, ठीक है, सिंपल है। ओके, नाउ हमें दो बातें नोट करने वाली इसमें बेटा, कि आपने नोटिस किया होगा कि जो मेल्स है और फीमेल्स है दोनों की वॉइस में डिफरेंस होता है। जो मेल्स की वॉइस होती है काफ़ी भारी होती है, फीमेल्स की वॉइस काफ़ी पतली होती है, काफ़ी श्रिल होती है। अब इसका मेन रीज़न क्या होता है? वोकल कॉर्ड के साइज़ का डिफरेंस होता है। तो जो मेल्स में होता है, राइट, अडल्ट टू बेल्ट की बात कर रहा हूँ, जो मेल्स में होता है वोकल कॉर्ड का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, राइट। और कितना होता है इसकी बात कर लेते हैं। सो इन अडल्ट मेल vocal cords are about 20 mm लॉन्ग। तो कितना लंबा होता है मेल्स में वोकल कॉर्ड का साइज? 20 mm, वाइल इन फीमेल इट इज अबाउट 15 mm। तो जो फीमेल्स में होता है लगभग 50 mm होता है, दैट मीन्स कि 5 mm कम होता है इनके अंदर, ठीक है। वहीं हम बात कर लें चाइल्ड की, बच्चों की, चिल्ड्रंस की, इनकी आवाज़ और पतली होती है और शिल होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। इसका सिंपल सा और रीज़न है कि ये इनका जो साइज होता है वोकल कॉर्ड्स का चिल्ड्रंस का और भी शॉर्टर होता है एज़ कम्पेयर टू द मेल्स एंड फीमेल्स, राइट। सो चिल्ड्रन have shorter vocal cords as compared to males and females, right। तो यही रीज़न होता है कि बच्चों की आवाज़ बहुत ही तीखी होती है, बहुत ही श्रील होती है, राइट। यही रीज़न होता है वोकल कॉर्ड के साइज़ का, ठीक है। तो आई बिलीव दैट कि आपको अभी इतना पूरा अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि कैसे ह्यूमंस के अंदर, हमारे अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है, क्या मैकेनिज़्म होता है, क्या प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है या आपको ये जो एक्सप्लेन किया अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। काफ़ी एफर्ट पुट कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है, मुझे फीडबैक मिलना चाहिए, चाहे पॉजिटिव मिले चाहे नेगेटिव मिले, आप मुझे फीडबैक दें किसी भी चीज़ पे, ठीक है। तो चलिए हम अगला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आफ्टर दिस टॉपिक, कि जो साउंड होता है बेटा, साउंड जो ट्रैवल करता है किसी मीडियम में वो किसकी फॉर्म में ट्रैवल करता है? वेव की फॉर्म में, राइट। किसकी फॉर्म में? वेव की फॉर्म में। तो साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो हमारा जो साउंड है वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो इसीलिए वेव क्या होता है, वेव का नेचर क्या होता है और उसकी स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी हम साउंड को समझ पाएंगे, साउंड कैसे ट्रैवल करता है किसी मीडियम में, जस्ट लाइक मेरा साउंड कैसे ट्रैवल कर रहा है आपके ईयर्स तक, वॉइस जा रही है मेरी, तो तभी अच्छे समझ पाएंगे डिटेल में, राइट। तो इसीलिए हम साउंड की स्टडी के लिए सबसे पहले स्टडी करना सीखना पड़ेगा वेव का। तो हम सीखेंगे वेव की कॉन्सेप्ट, तो क्या होता है वेव, क्या होता है, कैसे ट्रेवल करता है, क्या इसकी खूबियाँ होती हैं, इसके बारे में हमें समझना इम्पॉर्टेंट है बेटा। तो हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ वेव मोशन। तो वेव कैसे मूव करता है, मोशन करता है, इसकी बात करने वाले हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होने वाला है कि मैं ना एक कंपैरिजन के लिए दो एग्जांपल लूँगा, वेव का और पार्टिकल नेचर का, मतलब कि जो ह्यूमंस हम चलते हैं रियल लाइफ में और वेव कैसे चलता है वो देखेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे तो इजीली हमें समझ में आ जाएगा। तो हम बात करते हैं पहला पार्टिकल मोशन एक तरफ, और दूसरा क्या हमारा रहेगा बेटा? वेव मोशन, कि वेव कैसे मूव करता है, कैसे मोशन करता है। और पार्टिकल मोशन में कि हम लोग, राइट, कोई भी चीज़ कैसे मूव करती है पार्टिकल मोशन में। अगर पार्टिकल मोशन की बात की जाए,
मान लीजिए एक पार्टिकल को किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट ट्रैवल करना है, तो डायरेक्टली चला जाएगा ऐसे। जैसे कि मैं बात करूँ, मैं एक पॉइंट पे खड़ा हूँ ए और बी पॉइंट पे जाना है, मैं एक पार्टिकल हूँ, ए से बी चला जाऊँगा, तो मैं क्या किया, मैं खुद चल के यहाँ से यहाँ जाऊँगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट डिस्प्लेस करूँगा, राइट। तो दैट मीन्स कि इस केस में क्या होगा कि जो भी पार्टिकल होगा, पार्टिकल डिस्प्लेस्ड एक्चुअली फ्रॉम ए टू बी। तो कोई भी पार्टिकल होगा या कोई भी पर्सन कह लो होगा पार्टिकल मोशन में। जैसे मैं अपने को ले लेता हूँ, मान लो ए पे खड़ा हूँ, ये मैं हूँ, तो मैं खुद चल के बी पे जाऊँगा, मतलब कि पार्टिकल कह लो खुद चल के बी पे गया, तो एक्चुअली डिस्प्लेस्ड हुआ, मैं एक्चुअली डिस्प्लेस्ड होके यहाँ पहुँचा, ठीक है। तो पार्टिकल मोशन में यही होता है, एक्चुअली में जाते हैं। बट हम वेव मोशन की बात करें, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसी को तो हमें समझना था। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, एक मीडियम लेता हूँ कोई सा भी, मान लो कि कोई मीडियम है, मान लो मीडियम के पार्टिकल है, एक सेकेंड, ये मीडियम का पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3, पार्टिकल नंबर 3, तो होंगे लाखों करोड़ पार्टिकल किसी मीडियम में। बट मैं एनालिसिस के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए 3-4 पार्टिकल ले लेता हूँ उनके, है ना। तो मान लो ये कोई मीडियम है, इसके 4 पार्टिकल ले लिए मैंने स्टडी के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, पार्टिकल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, राइट। तो ये कोई मीडियम है, जस्ट लाइक कि आप समझ सकते हो कि एयर या सॉलिड या गैस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मीडियम हो गया और ये सारे क्या है, मीडियम के पार्टिकल्स है, ठीक है। अब देखो, अब इसको ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर मैंने, अब देखो अभी क्या है, सारे पार्टिकल किस पे है, स्टेबल कंडीशन में। क्या है, स्टेबल कंडीशन में सारे के सारे पार्टिकल अभी क्या है, स्टेबल है। स्टेबल का मतलब कि इनके पास इनफ एनर्जी है। क्या है, इनफ, या कह लो सफिशिएंट एनर्जी इनके पास, इसीलिए ये अपनी जगह पे जो कि तो है। लेकिन क्या हो, अगर मैं इनको बाहर से कोई डिस्टर्बेंस दूं या कोई एनर्जी दूं, इनको डिस्टर्ब करूं, जैसे पार्टिकल 1 की बात करते हैं, बाहर से मैं इसको डिस्टर्ब करूं, पुश कर दूं, या कह लो पुश करने का मतलब एनर्जी दूं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसके पास इनफ एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, बोले तो एक्सेस हो जाएगी। जब ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी तो ये वाइब्रेट करेगा, ये थोड़ा आगे को मूव करेगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो मान लो जो ए पार्टिकल को मैंने यहाँ से डिस्टर्ब किया, इस तरीके से क्या किया, डिस्टर्बेंस किया, राइट। दैट मीन्स कि मैंने एनर्जी प्रोवाइड किया इसको यहाँ से, ठीक है, एनर्जी दिया। एनर्जी देने के बाद क्या, इसके पास अब ये स्टेबल नहीं रहेगा पार्टिकल, तो ये जो पार्टिकल है अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्सेस एनर्जी आ गई, ज़रूरत से ज़्यादा ही एनर्जी आ गई। अब स्टेबल नहीं रहेगा, तो जैसे इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिली तो क्या करेगा बेचारा, ये आगे को जाने को मजबूर हो जाएगा, और आगे को मजबूर होगा ऐसे, तो इसको हिट कर देगा, इससे कोलाइड कर जाएगा। अब ये भी स्टेबल था, जब इससे ये वाला पार्टिकल आगे कोलाइड करेगा तो इसके पास भी एक्स्ट्रा एनर्जी हो गई, तो इसके लिए इसको अब ये भी एक्साइट हो जाएगा, तो ये भी आगे की तरफ मूव कर लेगा और जाके थर्ड वाले पार्टिकल से टकरा जाएगा। इस तरीके से ये पार्टिकल भी एनर्जी पा जाएगा एक्स्ट्रा और ये आगे मूव कर जाएगा, राइट। और इस तरीके से चौथा वाला भी पा जाएगा और फिर कहीं ना कहीं आगे वाले को एनर्जी ट्रांसमिट करेगा। और इस तरीके से एक कोने से दूसरे कोने, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक हमारी एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी। अब जैसे ही एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे यहाँ पहुँचने के बाद, तो एनर्जी यहाँ पहुँच गई आगे वाले के पास, तो अब इनके पास एनर्जी कम हो गई, मतलब कि जितना सफिशिएंट थी पहले की तरह हो जाएगी। फिर वापस अपनी जगह पे लौटना स्टार्ट हो जाएंगे, वापस अपनी जगह पे लौटना स्टार्ट कर देंगे, तो अपनी जो इनिशियल पोजीशन पे लौटना स्टार्ट कर देंगे, राइट। ठीक है, तो जब वापस लौट जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे जहाँ से वो चले थे वापस वहीं पे आ गए। ये यहाँ पे था, एनर्जी मिली, एक्साइट हुआ, आगे गया,
बट एनर्जी इसको देने के बाद वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। दैट मीन्स कि ऑर्बिट करेगा बट अल्टीमेटली अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है इन सारे पार्टिकल्स का नेट डिस्प्लेसमेंट, क्या नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या होने वाला है बताइए, ज़ीरो, अपनी पोजीशन पे आ गए। तो पार्टिकल ने देखो, इन सारे पार्टिकल ने एनर्जी को ट्रांसमिट किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, बट एक्चुअल इन पार्टिकल्स का मोशन नहीं हुआ, अपनी जगह पे वापस आ गए, मूवमेंट नहीं हुआ, दैट मीन्स राइट। तो इनका एक्चुअल मूवमेंट नहीं हुआ, तो इन्होंने जो भी डिस्टर्बेंस था, एनर्जी थी, इसको ट्रांसमिट किया बट एक्चुअली में कहीं मूव नहीं किए, राइट। तो मैं कह सकता हूँ एनर्जी ट्रांसफर्ड विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, यही है मतलब। अब इन दोनों कंपेयर किया तो पार्टिकल मोशन में क्या होता है, एक्चुअल मूवमेंट हो रहा था हमारे पार्टिकल्स का, बट वेव मोशन में एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है पार्टिकल्स का, और सबसे अच्छी बात इसमें एनर्जी भी ट्रांसमिट हो जाती है। मतलब कि सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी बाबा, ये बात समझ लो, ये बात हो गई यहाँ पे। तो ऑलवेज इसमें विन विन सिचुएशन हो गई, राइट। तो अब आप लोगों को वेव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वेव क्या होता है। एक डिस्टर्बेंस होता है जो एनर्जी को ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह बिना एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, राइट। तो ये हमारा वेव होता है। सो आई बिलीव दैट अब आपको वेव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई वेव क्या होता है, अगर आपको डिफाइन करना हो तो जो हमने यहाँ पे देखा, साक्षात खड़े होके देखा, वही वेव होगा। वेव क्या है, इट इज अ डिस्टर्बेंस, एक डिस्टर्बेंस है बाय विच एनर्जी ट्रांसमिटेड विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। तो ये होता हमारा वेव होता है, एक डिस्टर्बेंस होता है जिसकी वजह से एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करती है विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स, बिकॉज दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग, नॉट मूविंग, नॉट कंप्लीटली गोइंग वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, राइट। सो ये है ब्यूटी हमारे वेव की, राइट। तो आई बिलीव दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये जो वेव का कॉन्सेप्ट कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं, कोई कमी रह गई तब भी बताएं, फीडबैक मुझे चाहिए, इतना तो मैं हक रखता हूँ। चलिए हम आगे चलते हैं। अब आपको वेव समझ में आ गया, वेव कैसे एनर्जी को ट्रांसमिट करता है, क्या फ़ायदे होते हैं वेव के थ्रू एनर्जी को ट्रांसमिट करने के, कि भाई एक्चुअल मूवमेंट होता ही नहीं पार्टिकल्स का, बस बट अपना काम हो जाता है एनर्जी ट्रांसमिट होने वाला। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेव की, क्या टाइप्स ऑफ वेव की, और इन टाइप्स ऑफ वेव को हम दो बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे। पहली बात हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव की, क्या टाइप्स ऑफ वेव्स। अब इसमें भी हम दो कैटेगरी में इन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। पहला क्या, ए टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल मीडियम, मतलब कि किसी वेव को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम मतलब क्या होता है, जैसे सॉलिड हमारा हो गया, लिक्विड हो गया, या कह लो गैस हो गया, ये क्या है हमारे
मटेरियल मीडियम है या सिंपली है मीडियम है। तो हम बात करेंगे कि कुछ टाइप के जो वेव्स है जिनको ज़रूरत होती है किसी मीडियम की, कुछ को ज़रूरत नहीं होती मीडियम की प्रोपेगेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, राइट। उसका डिस्कशन करेंगे। तो हम पहली इसमें बात करते हैं किसकी, मैकेनिकल वेव की। किसकी, मैकेनिकल वेव की। मैकेनिकल वेव, और इसी का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं इलास्टिक वेव की। क्या, इलास्टिक वेव। अब ये किस टाइप की वेव्स होती है बेटा, इसमें वेव को ट्रैवल करने के लिए, वेव को प्रोपगेट करने के लिए, वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मीडियम है तो ये ट्रैवल करेंगी, अगर मीडियम नहीं होगा तो ये ट्रैवल नहीं करेंगी। सो इट रिक्वायर्स मीडियम। मीडियम क्या, कोई सॉलिड या लिक्विड या गैस होनी चाहिए। जस्ट लाइक कि मैं बोल रहा हूँ साउंड निकल रहा है, साउंड वेव निकल रहा है, तो इसको ट्रैवल करने के लिए भाई कौन सा मीडियम चाहिए, एयर तो चाहिए, राइट। सो इट रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रैवल। इसका दूसरा मतलब हम ये निकाल सकते हैं मेरे बच्चों कि वैक्यूम में ये ट्रैवल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वैक्यूम का मतलब, वैक्यूम इज अ स्पेस जहाँ पर कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। सो दैट्स व्हाई वी कैन से इट कांट ट्रैवल इन वैक्यूम। इज दैट क्लियर। वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है। अब अगली हम बात करते हैं बेटा, क्या हम बात करने वाले हैं, एग्जाम्पल्स की। क्या है, एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया साउंड वेव। क्या, साउंड वेव, ये हमारा क्या है, मैकेनिकल वेव है। इसके अलावा हमारा क्या है, वाटर वेव। वाटर वेव का मतलब क्या है बेटा, अगर आपने नोटिस किया हो स्टिल वाटर में, स्टडी वाटर में, अगर आपने किसी स्टोन को फेंक दिया, मान लो स्टोन को फेंक दिया, तो इसके चारों तरफ रिपल्स निकलती है ना, रिपल्स निकलती हैं। जैसे शांत पानी के अंदर आपने पत्थर मारा, स्टोन मारा, तो इस टाइप की रिपल्स निकलती है। तो उसमें नोटिस किया होगा कुछ इस तरीके से वेव बनती है। तो यहाँ पे देखो वाटर, मतलब इस वेव को ट्रैवल करने के लिए, क्या, ट्रैवल करने के लिए वाटर का मीडियम चाहिए, बोले लिक्विड का मीडियम चाहिए, राइट। दैट्स वाई ये क्या मैकेनिकल वेव के अंडर आ गया। इज दैट क्लियर। तो ये समझाने के लिए इतना सफिशिएंट था। आगे हम बेटा बात करने वाले हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, आगे हम बात करने वाले हैं किसकी, दूसरे टाइप की वेव की। मतलब मैकेनिकल एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, दूसरा होता है हमारा क्या, नाम बताएंगे, नॉन मैकेनिकल वेव। क्या, नॉन मैकेनिकल वेव, या इसी का दूसरा नाम हम कह सकते हैं क्या, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। और शॉर्ट में बेटा हम इसको EM वेव भी कह सकते हैं। क्या, EM वेव भी कह सकते हैं। E का मतलब इलेक्ट्रो, M का मतलब मैग्नेटिक वेव। अब नाम से ही क्लियर है, नॉन मैकेनिकल, क्या, नॉन मैकेनिकल वेव। तो साफ सी बात है, ऐसी वेव्स, क्या, ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मैकेनिकल वेव बोलेंगे, ठीक है। सो नो मीडियम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल। तो मीडियम के बिना भी ट्रैवल कर पाएंगे। दैट मीन्स साफ सी बात है, जब मीडियम नहीं रहेगा ट्रैवल कर पाएंगे, दैट मीन्स कि वैक्यूम के थ्रू इजीली ये लोग क्या कर पाएंगे, ट्रैवल कर पाएंगे। सो दे कैन ट्रैवल थ्रू
वैक्यूम, राइट। अब हम इसमें बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट, एग्जाम्पल ऑफ ईएम वेव या नॉन मैकेनिकल वेव। इसके अलावा एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स या कह लो माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव या और यू कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अभी हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ वेव, दो टाइप के वेव्स देखे, कौन से, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव। दीज आर द बेस्ड ऑन द मीडियम, मीडियम रिक्वायर्ड है ट्रैवल करने के लिए कि नहीं, राइट। अब हम बात करेंगे दूसरी बेसिस की, क्या, अभी हमने बात की मीडियम की बेसिस पे, बट अभी हम बात करने वाले हैं जो भी वेव ट्रैवल करता है और वेव ट्रैवल करने के दौरान जो वेव, जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द वेव मोशन। सो बी, आई विल से बी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन of vibrating particles of medium, मतलब जो मीडियम के पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करते हैं उनकी बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कितने टाइप की वेव्स होती हैं। तो इसमें भी बेसिकली दो टाइप्स की वेव्स होती हैं। पहली क्या बेटा होती है ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी हमारी होती है कौन सी, बताइए बताइए कौन सी होती है, सुना होगा, बहुत फ्रिक्वेंटली सुना होगा, उसका नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में, एक एक करके डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें क्या होता है बेटा, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, ये सही रहेगा। ट्रांसफर वेव में क्या होता है, जो वेव की डायरेक्शन होती है, वेव मोशन की डायरेक्शन मान लीजिए ये है, और इसके जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, वेव्स के जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं इसके परपेंडिकुलर करते हैं। कैसे करते हैं बेटा, परपेंडिकुलर। सो इट इज योर वेव मोशन की डायरेक्शन एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ द particles are vibrating. These are the vibrating particles. So you can see here, so wave motion और vibrating particle की डायरेक्शन, वाइब्रेशन की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे होते हैं। तो ऐसे वेव जिनमें वाइब्रेटिंग पार्टिकल परपेंडिकुलर टू होते हैं वेव मोशन के, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। मतलब कि वेव ऐसे जा रहा है और पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर, राइट। ओके, तो ये होता है हमारा ट्रांसवर्स वेव। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, वेव की फॉर्म में लाके समझते हैं, तभी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो बेस्ट एग्जांपल क्या रहेगा इसका, एग्जांपल वेव इन रोप। कोई रस्सी इमेजिन करिए, आपके पास एक रस्सी है, जस्ट लाइक दिस, मैं बना देता हूँ। मान लीजिए ये कोई रोप है आपके पास, क्या है, रस्सी है। अब एक एंड को पकड़ के आप झटके से मारते हैं, तो झटका दिया आपने तो एक एनर्जी दी, एक डिस्टर्बेंस दिया, तो साफ सी बात है आप नोटिस करेंगे जब इसको झटका देते हैं तो कुछ इसका पार्ट ऐसे हो जाएगा, फिर आगे जाके और भी ऐसे पार्ट आपको दिखाई देंगे, ये सुनो, राइट। अब नोटिस करेंगे जब अनडिस्टर्ब कंडीशन में ऐसा था हमारा रोप, और जैसे हमने उसको डिस्टर्ब किया, एनर्जी दी, तो कुछ इस टाइप का जो उसका पार्ट है ऊपर की तरफ उठेगा, राइट। तो ये क्यों उठा, हमने यहाँ एनर्जी दी, और एनर्जी देने की वजह से जो रोप का पार्टिकल, एक कंसीडर यहाँ करो, तो जो रोप का पार्टिकल
पहले यहाँ था, एनर्जी देने की वजह से यहाँ पहुँच गया, कुछ इस तरीके से ऊपर वाइब्रेट करता हुआ पहुँच गया। और आप ध्यान से देखेंगे जब रोप को बार बार झटका देंगे तो कुछ रस्सी का, रोप का कुछ पार्ट ऊपर जाएगा, अगले मोमेंट पे नीचे भी आएगा, कुछ इस तरीके से, राइट, नीचे भी आएगा। तो कहने का मतलब अगर मैं इसको मीन पोजीशन मानूँ, इस रोप पे एक पार्टिकल मानूँ और पहले अनडिस्टर्ब कंडीशन पे यहाँ पे था, तो डिस्टर्ब करने के बाद एक बार ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तो इस तरीके से ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, वाइब्रेट करने लग जाएगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे वाइब्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, दैट मीन्स कि हमने एनर्जी यहाँ दी, बट एनर्जी ट्रांसमिट होते होते कहीं यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो आप नोटिस कर पाएंगे कि एनर्जी का मतलब एक तरीके से ये वेव मूव कर रही है। क्या है, वेव मूव कर रही है, और जो पार्टिकल्स है मीडियम के, रूप के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स कि इनके अंदर ट्रांसवर्स वेव बन रही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम ग्राफिकल फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं। ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इसी डिस्टरबेंस को, इसी फेनोमेना को। तो ये हमारा क्या है, मीन पोजीशन है, अनडिस्टर्ब पोजीशन है यहाँ पे। और जैसे ही ये मीन से ऊपर जाएगा, मतलब कि ये डिस्प्लेस हुआ है, तो ये पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है, तो हम वेव की फॉर्म में ये डिस्प्लेस दिखाएंगे। तो ऊपर गया तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर की तरफ, फिर नीचे आया, फिर नीचे भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। दैट मीन्स कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस पार्टिकल के ऊपर हो रहा है और नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ ऊपर की तरफ, फिर उसका नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये जो क्या शो कर रहा है ग्राफ की फॉर्म में, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से इस रोप के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिखाते रहेंगे ऊपर नीचे करके वेव की फॉर्म में, राइट। तो ये क्या हमारा हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, राइट। अब इसमें थोड़ा नोटिस करेंगे, जो इसके मीन पोजीशन से ऊपर है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, इसके इस पीक को हम बोलेंगे क्रेस्ट। क्या बोलेंगे, क्रेस्ट बोलेंगे। और इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट को क्या बोलेंगे, जो बिल्कुल नीचे वाइब्रेट होके आ रहा है, इसको बोलेंगे ट्रफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रफ बोलेंगे। इसी तरीके से लगातार क्रस्ट एंड ट्रफ बनते चले जाएंगे, राइट। तो दैट मीन्स कि आई कैन से हियर ट्रांसवर्स waves consist of crest and trough, right? crest and trough कंसिस्ट करता है हमेशा। उसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल की बात की जाए तो पहला एग्जाम्पल क्या है, वेव इन रोप। एग्जाम्पल हो गया, तो रोप के अंदर जो कौन सा वेव बनता है, ट्रांसवर्स वेव बनता है। उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले सकते हैं बेटा, वाटर वेव। क्या, वाटर वेव ले सकते हैं। तो वाटर वेव हो जाएगा एग्जाम्पल। अभी थोड़ी देर मैंने बताया था, जब भी पत्थर मारेंगे तो वेव्स ध्यान से देखेंगे तो उसकी लेयर नीचे बनेगी, ऊपर बनेगी, ऊपर बनेगी, नीचे बनेगी, ऐसे बनेगी। अल्टीमेटली ट्रांसवर्स वेव भी दिखाई देगा आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पत्थर मारा आपने यहाँ पे, तो ऐसे रिपल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, रिपल्स। हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, तरंगे बनती हैं, ठीक है, रिपल्स बनते हैं। तो नोटिस करेंगे, ऐसे एक और बना लेते हैं रिपल्स। तो ये वाला पार्ट ऐसे उठा होता है, फिर ये नीचे गिरा होता है, फिर ऊपर उठा होता है, ऐसे करके जाता है ना, ऐसे होता है। तो ये तरह से एक तरह से ट्रांसवर्स वेव बनती रहती है उसके अंदर। तो ये पूरी कहानी थी हमारी ट्रांसवर्स वेव की। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है बेटा, ध्यान से देखेंगे इसको। लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये हमारी क्या है, वेव की डायरेक्शन है। ये क्या हमारा वेव मोशन। और जो पार्टिकल का मोशन होता है इस केस में, क्या, पार्टिकल का मोशन भी इसके वेव मोशन के अलॉन्ग होता है। तो पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, कुछ इस तरीके से वाइब्रेशन हो रहा होता है हमारे पार्टिकल्स का, along the direction of wave। सो इस केस में क्या होता है, पार्टिकल्स वाइब्रेट्स
along, or you can say parallel along the wave motion. तो वेव मोशन के अलॉन्ग होता है. इज दैट क्लियर? तो दैट मीन्स कि वेव भी ऐसे जा रहा है और पार्टिकल भी ऐसे वाइब्रेट करते जा रहे हैं, राइट? ऐसे वाइब्रेट करते जा रहे हैं. ओके, अब इसको स्टडी करने के लिए हमें एग्जांपल लेना पड़ेगा. कैसा एग्जांपल हम बेसिकली ले लेंगे? एग्जांपल, अब देखो, मान लीजिए एक लाउड स्पीकर है, या स्पीकर कह लीजिए, ये स्पीकर है और ये सराउंडिंग में है, बोले तो एयर के अंदर है. तो यहाँ पे क्या होंगे? कुछ एयर पार्टिकल होंगे. मान लेते हैं एयर पार्टिकल है ये. तो ये सारे हमारे क्या है? एयर पार्टिकल है. बना लेते हैं इसको. आप लोग भी जल्दी जल्दी पॉज करके बना सकते हो. आगे तक कितने बस इक्वली लेना, ऊपर नीचे से इक्वली स्पेस्ड सारे पार्टिकल लेना. ये हमारे किसके पार्टिकल है बेटा? एयर के पार्टिकल्स हैं, राइट? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. जैसे ही हमारा ये स्पीकर, क्या है हमारा? ये स्पीकर है. जैसे स्पीकर ये बजना स्टार्ट होगा, प्ले करना स्टार्ट होगा, तो उसका जो डायाफ्राम है, जो आगे वाला पार्ट है, ये आगे मूव करेगा. आगे मूव करने का मतलब है कि हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की थी, एनर्जी. तो जैसे ही ये आगे मूव करेगा, तो क्योंकि एयर पार्टिकल इसके कांटेक्ट में है, तो ये भी आगे पुश आउट होंगे. पुश आउट होने के बाद क्या इनको एनर्जी मिलेगी? इन पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी तो आगे मूव करना स्टार्ट कर देंगे. ऐसी अचानक से बहुत ही कम टाइम में क्या होगा? सारे के सारे पार्टिकल जो भी पास में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे. क्या? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एकदम पास पास आ जाएंगे, वेरी क्लोज आ जाएंगे, राइट? तो वेरी क्लोज आ जाएंगे, लाइक दिस, लाइक दिस, वेरी क्लोज आ जाएंगे. तो कॉम्प्रेशन होगा, वेरी क्लोज आ जाएंगे. फिर अगले मोमेंट में जब ये वापस जाएगा, क्या? जब ये वापस जाएगा, अब कॉम्प्रेशन हुआ तो ये जो एनर्जी है थोड़ा आगे ट्रांसफर होगी, फिर रिलैक्स होगा, वापस जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये एक दूसरे से अपार्ट हो जाएंगे. तो कहने का मतलब यहाँ पे कॉम्प्रेशन होगा, फिर अगले ही पल कॉम्प्रेशन नहीं होगा, एक दूसरे से दूर हो जाएगा. फिर कॉम्प्रेशन होगा, क्लोज क्लोज आ जाएंगे सारे के सारे पार्टिकल. फिर हमें क्या देखने को मिलेगा? पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, मतलब कि अवे हो जाएंगे. और ये पैटर्न चलता रहेगा. और इस तरीके से हमारी पूरी एनर्जी, राइट, पूरा साउंड कह लो, ट्रैवल होगा इस तरीके से. ये कह लो पूरी एनर्जी, राइट, पूरी एनर्जी होगी. तो जब अब यहाँ इस रीजन में आप नोटिस कर पा रहे होंगे, जो भी पार्टिकल्स है क्लोज है. क्या है? जो भी पार्टिकल्स है क्लोज है. और इस रीजन में नोटिस कर पा रहे होंगे, किसकी बात कर रहा हूँ? इस रीजन की. पार्टिकल्स क्या है हमारे? अवे है एक दूसरे से. आपको दिखाई दे रहा होगा, पार्टिकल्स आर अवे. तो कॉम्प्रेशन होगा, जैसे ही आगे जाएगा सारे के सारे जो पार्टिकल होंगे कॉम्पैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से. फिर जब ये वापस जाएगा तो फिर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे. तो ये पैटर्न चलता रहेगा, क्लोज अवे, क्लोज अवे, क्लोज अवे. ये पैटर्न चलता रहेगा, ठीक है? तो जब ये पास पास आएंगे, दैट मीन्स कि इनके बीच में क्या हो रहा है? कॉम्प्रेशन हो रहा है. जब ये अवे जाएंगे तो ये क्या हो रहा है? इसको बोला रेयरफैक्शन हो रहा है. क्या? रेयरफैक्शन. यहाँ पे सी का मतलब क्या है? यहाँ पे कॉम्प्रेशन है. क्या है? कॉम्प्रेशन. अब कॉम्प्रेशन के केस में क्या होता है बेटा? कि सारे सारे पार्टिकल एयर के क्लोज आ गए. क्लोज आने का मतलब क्या है? कि डेंसिटी हाई होगी, एयर की डेंसिटी हाई होगी. जब एयर की डेंसिटी हाई हो जाएगी, हाई एकदम क्लोज आ गए हैं, तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा उतना ही ज़्यादा. तो हाई प्रेशर भी हो जाएगा,
राइट। वही हम रेयरफैक्शन की बात की जाए तो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, अवे हो जाएंगे, उससे क्या होगा, डेंसिटी भी कम हो जाएगी, उसकी वजह से प्रेशर भी लो हो जाएगा। तो आर का मतलब क्या है यहाँ पे, रेयरफैक्शन। क्या, रेयरफैक्शन। इस केस में क्या होने वाला है बेटा, डेंसिटी लो हो जाएगी क्योंकि दूर दूर पार्टिकल हो गए, और उसी वजह से प्रेशर भी क्या हो जाएगा हमारा, प्रेशर भी क्या हो जाएगा हमारा, लो हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन चलता रहेगा, और उसकी वजह से हमारी जो एनर्जी है वो ट्रांसमिट हो जाएगी एक जगह से दूसरी जगह। अब इसी कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन को, इसी पैटर्न को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं बेसिकली। अब एक चीज़ और नोटिस कर पा रहे होंगे यहाँ पे, जो रेयरफैक्शन का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू कंप्रेशन, क्योंकि कंप्रेशन में कॉम्पैक्ट होंगी चीज़ें और रेयरफैक्शन में चीज़ें दूर दूर हो जाएंगी। तो अगर मैं बात की जाए कंप्रेशन में क्या हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है और प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर उसको मैं वेव की फॉर्म में बनाना चाहूँ, दिखाऊँ, तो यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे डेंसिटी और यू कैन से प्रेशर, इनकी बात चलेगी साथ साथ में। तो देखो ये हमारा मीन पोजीशन हो गया, तो इसके ऊपर हमारा क्या है, डेंसिटी बढ़ेगी, इसके नीचे डेंसिटी और प्रेशर कम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा प्रेशर और यू कैन से आर डेंसिटी विल बी हाई। कंप्रेशन तो यहाँ पे हाई होगा, और यही थोड़ी देर के बाद रेयरफैक्शन आएगा जहाँ पे डेंसिटी कम हो जाएगी, प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, लो हो जाएगा, डेंसिटी भी क्योंकि लो हो जाएगी, तो हाई लो। तो ये हमारा कंप्रेशन दिखा रहा है और ये हमारा रेयरफैक्शन दिखा रहा है। इस तरीके से पूरा कंप्रेशन रेयरफैक्शन का पैटर्न चलता रहेगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो गया। बट किस फॉर्म में हुआ, कंप्रेशन रेयरफैक्शन की फॉर्म में हुआ। बट ट्रांसफर समय में क्या था, क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में था। दैट मीन्स कि वी कैन सी दैट longitudinal waves consists compression and रेयरफैक्शन। क्या, रेयरफैक्शन। और इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो साउंड हो गया, और वाटर वेव हो गया, अर्थक्वेक वेव हो गया। जो अर्थक्वेक आता है तो उसमें भी वेव जनरेट होता है, वो किस टाइप का होता है, हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव की कैटेगरी में आता है। सो आई बिलीव दैट कि आपको अच्छे से भी क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसफर वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, राइट। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ज़रूर देखिएगा, अगला वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि पहले के 2 वीडियो भी आपके अच्छे बनाए मैंने, और कोई कमी रह गई तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताएं, और वेट करते रहें 3rd लेक्चर का। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी फॉर दिस अमाउंट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच।